झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ। अब झुकने का शौक़ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगी, तब तब मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम ग्रामर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रकार, मतलब सेंटेंस का पूरा जड़ खोद देंगे। तो सेंटेंस आपका है, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। कलर चेंज कर लें। फिर लिखा है व्हाट इज, जैसे सेंटेंस आप लिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण अर्थ जो है प्रभावित करे, पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं, तो वही है एकदम सिंपल सा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। पैटर्न ऑफ सेंटेंस, हिंदी में वाक्य रचना किस प्रकार से होती है। हिंदी में वाक्य रचना किस प्रकार, जैसे आपके लिए जैसे मैं दे दूं, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो आपका खाना हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, एंड आपका जो क्रिया देखिए यहाँ पे खाना या खाता हो जाएगी, ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम क्या रखे हैं कि देखिए झंकार खाना खा रहा है, तो देखिए झंकार यहाँ पे जो सबसे पहले ऐसे आ गए वो देखिए झंकार आ गया, झंकार ही आपका सब्जेक्ट। फिर देखिए जो लिखा है झंकार खाना खा रहा है, झंकार खाना ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ये खा रहा है ये आप क्रिया, खाना यानी क्रिया आपकी हो गई। फिर आगे यदि इंग्लिश पैटर्न हिसाब से देखें तब क्या होगा, इंग्लिश पैटर्न किस प्रकार से बनता है। देखिए इसका इंग्लिश, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए वही लिखा है कि झंकार खाना खा रहा है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट बाद आपका आता है इज, आई एम, आर, फिर से लिख दें सब्जेक्ट इज, आई एम और आर, मेन नंबर होता है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ जुड़ता है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हमारा देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे इस समय क्या है झंकार, तो झंकार आया, झंकार आ गया। फिर देखिए झंकार एक वचन है इसलिए इज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसको तो वर्ब आपका क्या है, देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, मेन फर्स्ट फॉर्म आपका ईट होगा, खाना का अंग्रेजी ईट आ गया। इसके बाद देखिए क्या जोड़ना है, हमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ दिया गया। अंत में ऑब्जेक्ट रख देना है, ऑब्जेक्ट आ गया द फूड। तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट बाद इज, आई एम, आर आ गया। हमारा सब्जेक्ट एक वचन था इसलिए एक वचन सहायक क्रिया, अगर शुरुआत में अगर मैं होता तो आई एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन से शुरू होता तो आप आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए कर्ता कर्म और क्रिया देखेंगे। तो देखिए लिखा है सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन, हु लगा के आप पता करेंगे सब्जेक्ट है। लिखा है हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले को कर्ता कहते हैं। ऐसे आ गया आपका कर्ता, जैसे ढूंढना हुआ राम खेलता है,
राम खेलता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर। देखिए आप वाक्य जो आपको मिलेगा यही वाक्य, इसमें आप लगाएंगे क्या, इसमें आप लगाएंगे अपना जोड़ेंगे क्या, कौन या किसने। देखिए आप राम, आपके पास एग्जाम्पल हम दे दिए हैं कि राम खेलता है, तो कौन खेलता है, कौन खेलता है, राम खेल रहा है, तो आपका क्या हो, सब्जेक्ट राम हो गया। क्लियर होगा। फिर आपका वर्ब क्या है, वर्ब देखिए कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो देखिए वर्ब का यदि पता करना हो तो यदि आपका वर्ड जो है, वर्ड का हिंदी अक्षर अंतिम में ना हो तो आप यहाँ से आप वर्ब का पता लगा सकते हैं। या फिर आपको बता भी दिए हैं कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यही आपका क्या हुआ, इज कॉल्ड वर्ब, यही आपका वर्ब हुआ। फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द को कर्म कहते हैं। तो देखिए ऐसे आपको ऑब्जेक्ट पता है, जैसे वही पिछले एग्जाम्पल लेते हैं, राम खेलता है, खेलता है, राम खेलता है। देखिए क्या जैसे लगा रहे हैं, क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्या खेलता है। इसमें आप देखिए आप पाएंगे नहीं इसमें ऑब्जेक्ट। तो देखिए यदि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि क्रिकेट खेलता है, तब आप पा जाते। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें आप केवल वर्ब है, सब्जेक्ट है बस। तो देखिए आप क्या खेलता है, तो इस समय अगर आ जाए राम क्रिकेट खेलता है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप क्या हो जाए, क्रिकेट। तो देखिए लिखा क्या है, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom लगा के, यानी क्या और किसने लगा के हम उसका पता कर लेंगे। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द को कर्म कहते हैं, कर्म कहलाते हैं। फिर देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो देखिए लिखा है ईच सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। देखिए प्रत्येक जो आपका सेंटेंस होता है उसके दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पहले आपका होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो लिखा है ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नॉन हैज सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहलाता है, कर्ता कहलाता है। प्रेडिकेट समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, जो देखिए जो कर्ता के बारे में जो कुछ कहता है उसे विधेय कहते हैं, यानी प्रेडिकेट कहते हैं। और वह वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, जब जानकारी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी आ जाए तो आप बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट है। अगर उसके बारे में जो कहता है उसे क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट बारे में से आप पहले लगाएंगे कि क्या लगा के आप पता करेंगे, कौन लगा, मतलब कि कौन लगा के आप पता करेंगे कौन। जैसे राम खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है, तो राम आ जाएगा। राम के बाद जो भी बचा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको मिला है, एग्जाम्पल है आपका झंकार प्लस इज ईटिंग द फूड। देखिए यही इसका हिंदी क्या है, झंकार खाना खा रहा है, झंकार खाना खा रहा है, झंकार खाना खा रहा है। देखिए झंकार जो प्रथम जो शुरुआत में आ जाए, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता द्वारा। तो आपका जो कर्ता होगा वो आपका कर्ता वन पार्ट बन जाएगा, और जो कुछ बचा वो आपका प्रेडिकेट बन जाएगा, जिस पर यह आधारित हो, जिसके द्वारा यह कार्य करे, जिसके बारे में ये बताए,
वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। फिर देखिए प्रकार की बात कर लें। देखिए लिखा है जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है। इसके बाद होता है आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटिव। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रागेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर जो है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो इस पर एक एक चर्चा चालू कर दें। असर्टिव सेंटेंस ए सेंटेंस that makes a statement or declaration is called assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, निश्चयतम वाक्य भी कह सकते हैं। वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उसे साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब कि वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात कही जाए। देखिए आपके इसके जो सिंपल, जैसे इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल का अर्थ होता है साधारण होता है। तो जब साधारण रूप से जब कोई बात की जाए, कोई कथन कहा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। तो ए सेंटेंस डैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उम्मीद होगी यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे हमारा है, देखिए असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। देखिए अफर्मेटिव क्या है? ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, झंकार एक होशियार लड़का है। झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। झंकार एक होशियार लड़का है। झंकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। फिर निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें बात को नकारा जाए। ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज डेनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो, यानी जब वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अथवा वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो, यानी नकारने का भाव प्रतीत हो, तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। देखिए नहीं आ गया। जिस वाक्य में नहीं शब्द का बोध हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश, सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। फिर आपका दूसरा जो सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस। एकदम ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा इसके बाद आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच मेक्स क्वेश्चन और एक्वायर अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जब देखिए साधारण सी बात इतना याद रखिए, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, तो उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं।
ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन एंड इंक्वायर अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। जब शब्द जो है सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के नाम से पुकारते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के नाम से कहते हैं। तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। हाँ या ना में आता है। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? तो देखिए सुनील एक वचन, इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। तो देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। देखिए जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। एक एग्जांपल और है, क्या राम पढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ रहा होगा, ये आपका कौन सा है, PCT नहीं है आपका, यहाँ पे FCT है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए विल भी और शैल भी का प्रयोग। देखिए राम एक वचन, विल सबसे पहले विल सहायक क्रिया का बोध होगा, इसके बाद राम बी रीडिंग, कंटिन्यूअस है इसलिए ING। ये देखिए जो आपका सेकंड टाइप वाला होता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, उसमें क्या होता है, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, नहीं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो। जब वाक्य के जब बीच आ जाए तो अगर प्रश्न शब्द अगर बीच में आ जाए तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। अगर प्रारंभ में आ जाए तो उसे कहते हैं आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखिए प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। देखिए तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, हु इज योर हेडमास्टर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। क्लियर होगा यहाँ तक। फिर आगे आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शोस, जो हमें प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिनमें आज्ञा, ऑर्डर का मतलब आज्ञा, एडवाइस यानी सुझाव, सलाह, फिर आपका सजेशन यानी सुझाव, प्रार्थना आदि आज्ञा सूचक वाक्य हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब वाक्य में ए सेंटेंस विच शोस ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जब किसी भी वाक्य में आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना इत्यादि शब्दों का बोध हो, इत्यादि भाव का बोध हो, तो उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ आइए, देखिए आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ आइए, ऑर्डर दिया गया, यहाँ पे आइए, कम हियर, इसकी अंग्रेजी कम हियर। फिर कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, प्लीज़ शट द डोर। देखिए प्लीज़, कृपया, प्लीज़ शब्द का बोध हो गया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है वाक्य, आपसे मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम रिक्वेस्ट है तो इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। धूम्रपान मत करो, मत कीजिए, डोंट स्मोक, ये भी आपका क्या है, प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर डोंट स्मोक, ये भी आपको देखिए ऑर्डर, कमांड कर रहा है।
फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इसका देखिए, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शोस वॉइस, ए ब्लीसिंग और ए प्रेयर इज नॉन हैज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामनाएं आदि दर्शाते हैं उसे कामना सूचक वाक्य कहते हैं। यानी जब वे वाक्य जिनमें आज्ञा की बात की जाए, प्रार्थना की बात की जाए, शुभकामनाएं से किसी को सेलिब्रेट करें, तो उसे हम कामना सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य वॉइस में से प्रारंभ की जाते हैं। इस वाक्य को हम वॉइस या में से प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके पास है, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी। ये देखिए आपको ब्लीसिंग भाव प्रतीत कर रहा है। फिर देखिए आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ये भी ब्लीसिंग आपको देखिए दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। फिर भगवान आपको लंबी आयु दें, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको लंबी आयु दें, ये आपको विश कर रहे हैं। भगवान आपकी मदद करें, प्रेयर कर रहा है कि भगवान आपकी मदद करें, ये आपका क्या है, मे गॉड हेल्प यू। फिर देखिए, मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्यों ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब यही, ये आपका विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको लगाते हैं अंत में। फिर एक्सक्लेमेटरी आपका लास्ट सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। ए सेंटेंस विच शोस मेंटल पैसन, थॉट, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। देखिए मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह यदि आपको लगा है तो आप पहचान कर सकते हैं यहाँ आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। दिया क्या है, वह वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई जीत गया तो हुर्रे होता है, या फिर जैसे कोई हमारे मन में कोई भाव जगह कि यह बहुत अच्छी चीज़ है तो वाव होता है। तो उसी प्रकार से वाह उसकी प्रशंसा हम करते हैं, हुर्रे है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के इसका देखते हैं कि वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हुर्रे आवर टीम हैज़ वन द मैच। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क ऊपर नीचे दोनों में लगा है, यानी इंग्लिश वाक्य और हिंदी वाक्य दोनों में लगा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओह अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हियर। ओफ उड़ीसा में कई लोग मरे। अलास मेनी पीपल डाइड इन ओडिशा। फिर आपका क्या है, वाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए आप यदि अगर आपका क्या है, वाट तथा हाउ का प्रयोग करके, वाट और हाउ का भी प्रयोग हम करके इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको एग्जाम्पल माध्यम सीखते हैं। देखिए झंकार कितना अच्छा लड़का है, वाट ए। देखिए इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। देखिए क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब बनते हैं जब आपके क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रियाएं हों। सहायक क्रियाएं तो इसमें है नहीं, इसमें डायरेक्टली आपका देखिए क्या दे दिया है, आपका दे दिया है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसमें सहायक क्रिया नहीं है। और सहायक क्रिया कहाँ पर देखिए, सहायक क्रिया या क्रिया
बाद में देगी, मतलब अंत में देगी और अंत क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। तो झंकार कितना अच्छा लड़का है, झंकार कितना अच्छा लड़का है। वाट ए गुड बॉय झंकार इज, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर। फिर वे कितना धीरे चल रहे हैं, वे कितना धीरे चल रहे हैं। हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, देखिए फिर लग गए यहाँ पर। लेकिन यदि यही आपका जो आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, अगर यही आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाता तो आपका हो जाता क्या, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमारे सभी सेंटेंस क्लियर हो, उम्मीद होगी कि आपको पूरा आ गया होगा। इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे, आपके मस्तिष्क में घुस जाएगा, एकदम पानी की तरह एकदम घुस जाएगा। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हुए, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी प्रकार अच्छे अच्छे सेशन को हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते कुछ कह दें, जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझो ज़बरदस्ती जिंदा है। थैंक्स फॉर वाचिंग।